जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, मंजिल मिले या ना मिले, तजुर्बा ज़रूर होगा। प्रयास करना छोड़ नहीं सकते, लक्ष्य को पाना ही एक रास्ता है मेहनत। और मेहनत करते रहिए, लक्ष्य को साधे रहिए। लक्ष्य को साधने से ही मेहनत आपकी सफल होगी। जितनी परिश्रम आप लोग करोगे अपने लक्ष्य के प्रति उसको पाने के लिए, उतना लक्ष्य आप लोगों के लिए आपके पास आता जाएगा। एक जब हम रास्ते पर चलते हैं, उस रास्ते पर हमें नहीं पता है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ पर सड़क बनी हुई है, कहाँ पर पथरीला रास्ता आ जाता है, उस सड़क में आने वाली बाधाएं क्या क्या हैं। लेकिन जब हम उस सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं, उस जो है रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे हमें रास्ते का अनुभव होने लगता है, एक्सपीरियंस होने लगता है। तो ये फील्ड भी ऐसी है कि इस रास्ते पर आप चल रहे हो तो धीरे धीरे करके सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। तो मैं निखिल रघुवंशी संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जो है बात करने वाले हैं। सारे के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को बताऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उन पर हम फोकस करेंगे। सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। इम्पोर्टेंट सारे के सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि ये 4-5 महीने के करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट सार है जो मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। और इसकी PDF बाकायदा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन की लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होगी वहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम से मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, आप ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम पर संपूर्ण एकेडमी आप सर्च करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, सारे नोट्स PDF वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस काउंटडाउन की, और इस काउंटडाउन के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बेहतर कंटेंट आप लोगों को दूंगा। और आज हम क्या नया सीखेंगे, है ना, बहुत कुछ नया सीखेंगे आज हम, क्योंकि नया सीखते रहना ही अपने आप को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है। चलिए तो फिर स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का एक बार पुनः, और बढ़ते हैं हम लोग जो है करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, 14वां पंचायती राज दिवस अभी मनाया गया था और जो है रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मनाया गया था। ये याद रखिएगा कि जो है आप लोगों का 14वां पंचायती राज दिवस जो है मेरे दोस्त 24 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी। इसीलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि मुख्य अतिथि के रूप में जो है आए हुए थे वो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्थल क्या है भैया? जिला रीवा के अंतर्गत ये आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्थ जो है वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। ये आप लोगों की थीम थी इसकी, है ना। याद रखिएगा, इसमें कुछ एक आप शब्द याद रखेंगे तो आप लोगों को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही एग्जाम में आता है ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है दोस्त, है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पंचायती दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन आप लोगों को सभी पता है, उसके हिसाब से ये लागू किया गया था। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो है पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस मनाया गया था पहली बार। और इस बार जो है रीवा जिले के अंतर्गत इसको आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि नरेंद्र मोदी थे। ये आप लोगों को मैं इमेज बता देता हूँ दोस्त, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप देखें। बहुत शानदार तरीके से चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलिए, ये है आप लोगों का पीएम नरेंद्र मोदी विजिट टू मध्य प्रदेश 24 अप्रैल 11:30 बजे। नेशनल पंचायत राज दिवस सेलिब्रेशन एट रीवा, ये लिखा हुआ है, सेलिब्रेट एट रीवा के अंतर्गत। ठीक है, आप लोगों को पूरी चीज़ मैंने विथ जो है विजुअलाइजेशन के दिखाई है। ये बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो है आप लोगों का 100% रेल जो है इलेक्ट्रीशियन टू नेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ।
7,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है आप लोगों का जल जीवन मिशन योजना के तहत, ये लिखा हुआ है 7,000 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन के लिए जो है राशि यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए दी जाएगी। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी हुई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ISSF राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि भैया वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल में आयोजित किया गया था दोस्त। ये देखिए, मेज़बानी पहली बार MP ने की थी, इसीलिए ये तो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का फॉर्मेट मुझे पता है कि कहाँ से पूछेगा। आप लोगों को सिर्फ बहुत ध्यानपूर्वक ये क्लास देखना है और अंत तक आप इस क्लास को देखते रहिए। ये मैं मान के बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये मान के चलिएगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज यहाँ से आज मिलने वाली है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा कचरा सिलेक्ट नहीं किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिलेक्ट की हुई हैं, क्योंकि गागर में सागर भरना बहुत ज़रूरी है। कचरा हमें नहीं पढ़ना है, गागर में सागर हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 300 करंट अफेयर्स आप बना लो, लेकिन उन 30 दिनों में से हमें क्या पढ़ना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि गधा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, ISSF राइफल्स पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन दोस्त भोपाल में किया गया था। भोपाल में इसका आयोजन किया गया था 20 से 27 मार्च 2023 को। इसकी मेज़बानी पहली बार मध्य प्रदेश ने की थी। रैंकिंग में देखिए किस देश को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं। पहली रैंकिंग पर चीन है, जिसने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं, टोटल 52 इसने पदक हासिल किए हैं। भारत की रैंकिंग दूसरे नंबर पर है, 1 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत पदक जीता है और 5 जो है आप लोगों के कांस्य पदक जीते हैं। टोटल कुल मिलाकर 7 पदक जीते हैं भारत ने। तो याद रखिएगा कि भारत की रैंकिंग दूसरी है, स्वर्ण 1 मिला है, रजत 1 मिला है और 5 आप लोगों के कांस्य जो है पदक मिले हैं। देखिए ये है आपके सरबजोत सिंह, 10 मीटर की एयर पिस्टल में 10 मीटर की एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिएगा सरबजोत सिंह जो है आप लोगों के स्वर्ण पदक इन्हें जीता है 10 मीटर की जो है आप लोगों की एयर पिस्टल में। रजत पदक देखिए, रजत पदक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वरुण तोमर, रिद्धम सांगवान, ये मिक्स्ड डबल टीम में इन्होंने 10 मीटर की जो एयर पिस्टल है उसमें क्या किया है, रजत पदक हासिल किया है। तो वरुण तोमर और जो है आपका रिद्धम सांगवान ने रजत पदक हासिल किया है। कांस्य पदक किसने हासिल किया? भैया वरुण तोमर ने कांस्य पदक भी हासिल किया है, रुद्राक्ष वाला साहब ने कांस्य पदक हासिल किया है। मनु भकर भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, मनु भकर ने 25 मीटर एयर पिस्टल में जो है आप लोगों का क्या किया है, यहाँ पर कांस्य पदक हासिल किया है। ये सारे के सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं कि आयोजन भोपाल में किया गया था 20 से 27 मार्च। पहली बार मध्य प्रदेश जो है मेजबानी कर रहा था, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया था। टोटल 7 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। मध्य प्रदेश में शूटिंग अकादमी की अगर बात करेगा दोस्तों, इसकी स्थापना 2007 में भोपाल में की गई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से वो बना सकता है भैया, करेंट से रिलेटेड करके, को रिलेट करके आप लोगों का 2007 में भोपाल में राज्य शूटिंग अकादमी की स्थापना की गई थी। इसका जो है आप लोग एक काम करिएगा, इसकी फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए ये देखिए, ये देखिए, चलिए ये देखिए, ISSF वर्ल्ड कप जो है आप लोगों का राइफल पिस्टल में 20 से 27 मार्च, ये 20 से 27 मार्च भोपाल में आयोजित किया गया था। इतने चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी, PDF मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं करना है। हमें क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अंत तक इस वीडियो में बने रहना है, सेशन में बने रहना। मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं। आप कैमरे के उस तरफ हो, मैं कैमरे के इस तरफ हूँ, और तुमसे मिलने का बस एक ही तरीका है कि कैमरे के उस तरफ से तुम मुझे झांक लेना और कैमरे के इस तरफ से मैं झांक लूँ। एक शेर चलता था ना कि यार, कि इस चिलमन से तुम झांको और इस चिलमन से हम झांकें।
और आग लगा दो इस चिलवन में, न तुम झांको न हम झांके। तो हमें आग वाग नहीं लगाना, हमें आग लगाना है कहाँ पर, सही जगह पर, सही टारगेट करके हमें आग लगा कर आना है। व्यापम की जो कांस्टेबल की अभी एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें अगर कोई ये क्वेश्चन आते हैं तो आप आग लगा देना, आग लगा देना, आग लगा देना, आग लगा देना इसमें, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है आप लोगों का सबसे शानदार व्यक्ति है सत्येंद्र लोहिया। इनके जज्बे को हमें सलाम करना चाहिए। ये एक पैरा एथलीट हैं जो कि तैराक हैं। क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। देखिए आप लोगों को इनका प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में इन लोगों का फ़ोटो आप देख सकते हैं। इनका जो है अभिवादन प्रकट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्यों किया है आइए बताते हैं आप लोगों को। और इनका कैरियर आप देखोगे ना, आपको ताज्जुब होगा, मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे कि इनका कैरियर में इतने कितने सारे पदक जीते हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं भैया, देखो क्या लिखा हुआ है, सत्येंद्र लोहिया। ये जो व्यक्ति आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं दोस्त, ये हैं सत्येंद्र लोहिया, ये भी सत्येंद्र लोहिया हैं, एक ही व्यक्ति है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखो ऐसी क्या खास बात है, एक तो याद रखना कि जो सत्येंद्र लोहिया हैं आपके, जो सत्येंद्र लोहिया जी जो हैं, ये एक तो आप लोगों का पैरा एथलीट है, ये तैराक हैं, ये याद रखना ये तैराक हैं, तैराकी करते हैं ये लोग। इन्होंने क्या किया है, युवाओं और दिव्यांग जनों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए एक यात्रा की थी अभी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर। क्यों, क्योंकि जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों को खेलों के प्रति क्या किया जा सके, जो है जागरूक किया जा सके। भाई साहब अब देखिए, इनका जो जन्म है ना भैया भिंड जिले में हुआ था, है ना, भिंड जिले में हुआ था। और ये तैराकी खेल से संबंधित है मेरे दोस्त में। इन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है इन लोगों ने। कई सारी जो है विभिन्न विभिन्न देशों में ये जो प्रतियोगिताएं तैराकी की होती हैं उसमें इन्होंने पदक जीते हैं। इन्होंने का मकसद ये है कि जो पैरा ओलंपिक में जो लोग दिव्यांगजन जो लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं उनको खेलों के प्रति क्या किया जाए, जो है जागरूक किया जाए, उनका भविष्य बनाया जाए। उसके लिए क्या किया है, इन्होंने एक यात्रा निकाली थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण खेलो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक इन्हें निकाली है 14 अप्रैल 2023। याद रखिएगा, बहुत शानदार व्यक्ति हैं ये, है ना। आगे चलते हैं। चलिए अब पूछेगा सत्येंद्र लोहिया किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों याद रखना है तैराक हैं, पैरा एथलीट हैं। अब आता है आप लोगों का सबसे शानदार क्वेश्चन, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023। इस पिटारे में क्या है आपके लिए। इस पिटारे में मामा जी ने बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों की निकाली हैं इस युवा नीति के तहत। तो इस पिटारे के अंदर आपके मतलब की क्या क्या बात लिखी हुई है ये आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या खास है मामा जी के इस पिटारे में युवा नीति 2023 के अंतर्गत, है ना। चलिए बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए युवा जो नीति है ना, इसकी जो स्टार्ट हुई थी, ये जो स्टार्ट हुई 23 मार्च 2023 से स्टार्ट हुई थी, याद रखने का। इसमें 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ग के युवाओं को परिभाषित किया गया है, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है, उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनको आगे आर्थिक सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए उनको इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो याद रखना 15 वर्ष से 29 वर्ष के युवाओं को परिभाषित किया गया है। विज़न क्या है भैया इसका, विज़न क्या है, याद रखना मध्य प्रदेश के युवाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना इस युवा नीति का क्या है, जो है विजन है, उद्देश्य है इसका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा युवाओं की उम्र का जो औसत है दोस्तों, एक बात बताता हूँ आप लोगों को, हमारा भारत जो है ना एक युवा देश है, विश्व गुरु बनने की राह पर चल रहा है और मैं मान के चलता हूँ कि विश्व गुरु बन ही चुका है। मध्य प्रदेश एक युवा देश है जहाँ पर युवाओं का जो
एवरेज उम्र है ना वो सबसे कम है। देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के द्वारा युवाओं की उम्र का औसत चीन और अमेरिका में 37 वर्ष है, कि एवरेज जो उम्र है चीन और अमेरिका में युवाओं की 37 वर्ष है, यूरोप में 45 वर्ष है, जापान में 49 वर्ष है, जबकि भारत में एक एवरेज जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उसकी एवरेज जो औसत निकाली गई है वह सिर्फ 28 वर्ष है 2022 के डाटा के अनुसार। इसमें और क्या खास बात है आप लोगों को बताता हूँ भैया। इसका उद्देश्य क्या है कि इन युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आगे किया जाएगा। उसके बाद लिखा है कृषि और पर्यावरण से जो संबंधित जो योजनाएं चलाई जाती हैं, अगर कोई उसमें अच्छा करना चाहता है तो वहाँ पर भी इनके सशक्तिकरण की बात कही गई है। और क्या उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें क्या हो, एक तरीके से जागृत हो। एक व्यक्ति जो युवा है वह अपनी मानसिक सोच को एक वैज्ञानिक तौर पर क्या करे, जो है आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे लिखा हो संस्कृति एवं सरकार के प्रति आदर का उनमें भाव की जागृत करना है। तो ये सारे उद्देश्य हैं। एक युवा व्यक्ति जो होता है उसके अंतर्गत ये सभी क्वालिटियों को डेवलप करने का इनका मोटिव है। आगे हम बात करते हैं कि जो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है। देखिए ये योजना जो है आपकी, चलिए और भी बताऊंगा भैया, इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है आप लोगों का, ये आप देखिए युवा नीति के अंतर्गत क्या क्या खजाना है। मध्य प्रदेश की युवा नीति 2023 लॉन्च हो चुकी है, 2023 लॉन्च चुकी है। युवा पोर्टल का इसमें क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। युवाओं की उन्नति के लिए इसमें घोषणा की गई है। क्या क्या घोषणा की गई है, बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का ऐलान अभी मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें जो है युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान प्रति माह 8,000 रुपये मिलेंगे। 1 जून से इसके रजिस्ट्रेशन चालू हुए थे और 1 जुलाई से इसकी राशि मिलेगी। ठीक है। मेधावी वार्षिक योजना, मेधावी वार्षिक जो योजना है उसकी परिवार की वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। नीट के आधार पर बनेगी 2 मेरिट लिस्ट, एक सूची 95% से नीट से और दूसरी सूची में 5% सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में मिलेगा एडमिशन। सरकारी नौकरी के लिए, ये आप लोगों के लिए चीज़ है, आप लोगों के लिए चीज़ है। ये सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम एग्ज़ाम फीस स्कीम लागू की जाएंगी। एक बार में सिर्फ एक बार फीस दो और कई सारी परीक्षाएं दो। ये आपके हित की बात इसमें कही गई है, समझिएगा। 1 टाइम फीस योजना इसमें बात की गई है कि एक बार पैसा दो, साल में जितनी एग्ज़ाम निकल रही हैं वो आप लोगों को क्या किया जाएगा, इसमें फीस के ज़रिए क्या किया जाएगा, जो है एक बार फीस भरो और कई एग्ज़ाम दो, सीधा सीधा मतलब समझ लो, है ना। आगे क्या लिखा, 1000 जनजातीय युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपये मनोदय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी। 100 करोड़ की लागत से स्टूडेंट इनोवेशन फंड आप लोगों का बनाया गया है। युवा आयोग का पुनर्गठन होगा। इसमें हर साल खेलो MP यूथ गेम का आयोजन इसमें किया जाएगा दोस्त। अगला क्या पिटारा है लिखा हुआ है यहाँ पर, चलिए अगले वित्तीय वर्ष में युवा बजट जो है अलग से आएगा। बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं और क्या क्या खास बात है चलिए मैं बताता हूँ भैया इसके अंतर्गत क्या क्या है। देखो आगे लिखा है कि जो पहली राष्ट्रीय युवा नीति है, अब याद रखना राष्ट्रीय युवा की बात कर रही है, युवा नीति की बात कर रही है। अभी हम मध्य प्रदेश में जो युवा नीति 2023 जो है घोषित की गई थी उसकी बात की। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो है आप लोगों की राष्ट्रीय युवा नीति 1998 में जो है आप लोगों की क्या की गई थी, बनाई गई थी, जिसमें 15 वर्ष से 35 वर्ष के युवाओं को परिभाषित किया गया था। फिर यही नीति को संशोधित कर दिया गया था, राष्ट्रीय युवा नीति में संशोधन करके 2003 लाया गया था, जिसमें 13 वर्ष से 35 वर्ष के जो है युवाओं को परिभाषित किया गया था। देखिए यहाँ पर 15 वर्ष है, यहाँ पर 13 वर्ष है, आयु घटा दी गई थी युवा अवस्था की।
वर्ष 2014 में फिर से संशोधित किया गया, जिसमें 15 वर्ष से 29 वर्ष के युवाओं को यहाँ पर परिभाषित किया गया था। ये राष्ट्रीय युवा नीति की बात की है मैंने, जो कि पहली बार 1998 में लागू की गई थी। 2 बार इसमें संशोधन किए गए थे, 2003 में और 2014 में। लेकिन हमें ये याद रखना है इस बार की भैया जो मध्य प्रदेश में जो युवा नीति जो है वो कब लाई गई है। याद रखना 23 मार्च 2023 को युवा नीति बनाई गई थी, जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवाओं को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, परिभाषित इसमें किया गया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन लगाए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 ग्रामीण रैंकिंग की बात की जा रही है, याद रखने का, ग्रामीण रैंकिंग की बात की जा रही है, प्लस ODF क्या लिखा हुआ है, प्लस जो है आप लोगों का, एक मिनट, ये प्लस ODF रैंकिंग की यहाँ पर बात की जा रही है ना। चलिए क्या खास है इसमें, 2023 ग्रामीण रैंकिंग जो अभी आई थी उसमें प्रथम स्थान पर वाराणसी है। इस रैंकिंग में देश के 15 जिलों ने जगह बनाई है। दूसरा स्थान राजस्थान के सिरोही का है। थर्ड स्थान मध्य प्रदेश में से ग्वालियर का आता है। ये खास है इसमें, ये याद रखना है कि थर्ड स्थान किसका है, ग्वालियर का है। लेकिन अगर हम बात करें ODF रैंकिंग में, ODF रैंकिंग में क्या है, जो है एक कैटेगरी डिसाइड की गई है कि 5 स्टार में किसका स्थान है, 3 स्टार में किसका स्थान है, 4 स्टार में किसका स्थान है। देखिए 5 स्टार की जो सूची जो है बनाई गई थी उसमें 5 स्टार की कैटेगरी में प्रदेश का मात्र एक जिला ही आता है जिसका नाम है भोपाल, और 4 स्टार की कैटेगरी में एकमात्र जिला आता है जिसका नाम है बुरहानपुर, और एक स्थान आता है आप लोगों का निवाड़ी का, नंबर जो है 1। तो भाई साहब ये आप लोगों को याद रखना है कि जो है आप लोगों की स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो ग्वालियर है, थर्ड स्थान पर है। जो ODF रैंकिंग में ये जो आप लोगों को कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो 5 स्टार कैटेगरी में भोपाल आया है, और 4 स्टार कैटेगरी में बुरहानपुर को शामिल किया गया है, और 1 स्टार कैटेगरी में निवाड़ी को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है भैया। अब देखो यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों का 1 to 1 कैसा मतलब 1 फैक्ट टाइप का इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट, और मैं ये चल रहा हूँ मानकर कि भैया यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के बहुत तरीके से जो है बनने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, इस खजाने के अंतर्गत, इस पिटारे के अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया रियल हीरो अवार्ड जो है बबीता राजपूत को दिया गया है, जो कि छतरपुर की रहने वाली है। रियल हीरो अवार्ड, ऐसे कई सारे अवार्ड होते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार देती रहती है ना, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो मैं आप यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ों की ज़्यादा बात करूँगा, नहीं तो अदरवाइज सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हमें आगे तक जाना है, बहुत सारी चीज़ें देखना है, तो मैं जहाँ पर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, और अगर अन्यथा ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि ये जो सेशन है मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को मिल पाएँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फैक्ट मिलेंगे आप लोगों को। तो ऐसी सारी चीज़ें आप लोगों को महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें, है ना, तो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। माँ ताप्ती कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है भैया, बैतूल मुल्तई में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि भैया बैतूल मुल्तई से ही आप लोगों की क्या निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को डिसाइड करती है ना। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को कौन डिसाइड करता है, ताप्ती नदी करती है, और उत्तरी सीमा को चंबल नदी डिसाइड करती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताई थी जब मैंने आप लोगों को MCQs करवाए थे, और नदियों वाले चैप्टर में भी बताई थी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भैया, जल प्रहरी, ये जेल प्रहरी नहीं है। कुछ लोग तो इतने वो हैं कि भैया अभी इसको जल को जेल प्रहरी पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम दे के आए, तो माइंड में वही चल रहा है, रिजल्ट कब आएगा, पास होंगे नहीं होंगे, मेरिट बनेगी, बाहर नहीं हो जाए, मेरिट में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, घोटाले हो जाएंगे। अभी देखना
होता यही है, लिखा कुछ और होता है, पढ़ते कुछ और है। लिखा हुआ है जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भैया जल प्रहरी जो अवार्ड है ना, उससे मनीष राजपूत को सम्मानित किया गया है, जो कि भिंड जिले के आते हैं। इन्होंने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए। चलिए, मध्य प्रदेश में किस शहर में फौजी मेला का आयोजन किया गया है? तो याद रखिएगा, भोपाल में फौजी मेले का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आचार्य विद्यासागर पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया था? तो आचार्य विद्यासागर पुरस्कार आप लोगों को अमरकंटक में आचार्य विद्यासागर पुरस्कार यहाँ पर आयोजित किया गया था। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, ये वही राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर चीते बुलवाए थे, नामीबिया से और अफ्रीका से। अभी हाल ही में 2 चीते तो मरी गए हैं। एटमॉस्फेयर वैसे ही है ना? तो वातावरण में घुलने मिलने में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसका मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, पालपुर कूनो, जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। आगे चेटी खेड़ा याद रखना। चेटी खेड़ा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? श्योपुर के अंतर्गत किया जा रहा है। लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई यहाँ पर की जा सकेगी इससे, ये लगाई जा रही है दोस्त, निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बना सकता है। आगे है आप लोगों का, दोरी सागर परियोजना प्रस्तावित है कौन से जिले में? सतना जिले में, और 72,000 हेक्टेयर भूमि की यहाँ से सिंचाई की जा सकेगी। ये सुविधा इसमें आपको दी गई है कि भैया अगर चेटी खेड़ा सिंचाई निर्माण परियोजना पूछेगा तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, 15,000 वाली है। उसके बाद दोरी सागर परियोजना प्रस्तावित है सतना जिले में, 72,000 हेक्टेयर की भूमि से यहाँ से सिंचाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या खजाना है इसमें। चलिए, राष्ट्रीय युवा संसद 2022 में, राष्ट्रीय युवा संसद 2022 जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश की किस बालिका को प्रथम स्थान यहाँ पर मिला हुआ है? क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय युवा संसद 2022 में मध्य प्रदेश की किस बालिका को प्रथम स्थान मिला है? याद रखना, रागेश्वरी अंजना को मिला है, जो कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। चलिए, क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश में पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है 1 अप्रैल 2023 को। कब की गई है? 1 अप्रैल 2023 को जो है पशु एम्बुलेंस की यहाँ पर शुरुआत की गई है। इसमें देखिएगा 406 एम्बुलेंस की जहाँ पर सौगात दी गई है मध्य प्रदेश को पशुओं की चिकित्सा के लिए। आप अगर जो है आपके आसपास अगर किसी पशु को चिकित्सा की आवश्यकता है तो आप यहाँ पर एम्बुलेंस को फ़ोन लगाएं, जैसे कि डायल 100 चलती है और कई सारे टोल फ्री नंबर चलते हैं, महिला हेल्पलाइन चलती है, सीएम हेल्पलाइन चलती है। वैसे ही पशु चिकित्सा जो है, पशु चिकित्सा और एम्बुलेंस चलाई यहाँ पर जा रही है, जिसमें पशुओं की चिकित्सा की जाएगी, जिसमें पशुओं का उपचार किया जाएगा, चिकित्सा की जाएगी, कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा, जो है आप लोगों का रोग नियंत्रक होगा। और इसका जो आप लोगों का टोल फ्री नंबर है दोस्तों, टोल फ्री नंबर है आप लोगों का 1562। इसका जो टोल फ्री नंबर है दोस्तों वो आप लोगों को याद रखना है, जो है आप लोगों का कितना है? 1562। 406 एम्बुलेंस चलाई गई हैं। 77 जो है आप लोगों का कितनी धनराशि इसमें लगाई गई है? भैया एम्बुलेंसों के संचालन में प्रतिवर्ष खर्च होंगे 77 करोड़ रुपए। 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, मतलब कि सालाना इसका बजट रखा गया है। पशुओं की चिकित्सा के लिए 406 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं और इसके अलावा इसका टोल फ्री नंबर 1562 है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये सारी इमेजेस मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं, जो कि मध्य प्रदेश की ऑफिशियल जनसंपर्क मंत्रालय की साइट से मैंने निकाली हैं। चलिए, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 1912 सिंगा की पहली खेप लाई जा रही है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान से बनने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 19 बारहसिंगा की पहली खेप लाई जा रही है? इसका सही आंसर है जो है आप लोगों का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लाई जा रही है। और ये जो बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा लाए जा रहे हैं, ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से मंगाए गए हैं दोस्त, ये याद रखना है। और जो आप लोगों का बांधवगढ़ है, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी दोस्त, बांधवगढ़ की। ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघों का जो घनत्व है सर्वाधिक यहीं पर देखने को मिलता है। बाघों का सर्वाधिक घनत्व प्रति 8 किलोमीटर पर एक बाघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये बता दिया है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा। और भी कई सारे फैक्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। और 19 बारहसिंगा की पहली खेप बांधवगढ़ में लाई जा रही है। कहाँ से लाई जा रही है? कान्हा से लाई जा रही है। कान्हा नेशनल पार्क हमारा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। 74 में 1974 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं। बमनी दादर सनसेट पॉइंट है इसके अंतर्गत, है ना। हालो घाटी, बंजर घाटी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाई जाती हैं। ऐसा एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है, जिसका डिज़ाइन रोहन चक्रवर्ती ने बनवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। कई सारे फैक्ट हैं जो मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान वाली क्लास में पढ़ाए थे, आप लोग पढ़िएगा, आप लोगों को सारे फैक्ट वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी जो मुझे बताना था मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है भैया, 52वां भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन, 52वां भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया गया है। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक जो है किस जिले में खोला गया है? तो दोस्तों शाजापुर जिले में खोला गया है। ये वन फैक्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछेगा महापौर परिषद सम्मेलन 2023 तो बुरहानपुर में लगाना है। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक पूछेगा तो हमें शाजापुर लगाना है। मध्य प्रदेश का सबसे, भाई साहब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं तो आप लोगों को ज़रूर 110% देखने को मिलेगा। गारंटी के साथ मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि भैया मध्य प्रदेश का पहला परमाणु पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। आप लोगों ने एक चुटका जो है आपका परमाणु संयंत्र का आपने नाम सुना होगा, है ना, मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भैया। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। 10 रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में स्थित चुटका परमाणु रिएक्टर जिसे 2031 तक स्थापित किया जाएगा। इसमें 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। टोटल मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और विद्युत जो है आप लोगों का देखिए 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो होगा। सबसे खास बात है कि ये जो परियोजना केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से लगाई जा रही है। विद्युत वितरण इसमें क्या होगा, 50-50% का विद्युत वितरण केंद्र एवं राज्यों के बीच में किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 राज्यों में 10 परमाणु रिएक्टर लगाने की बात की गई है। चुटका मंडला जो है आप लोगों का 2031 तक स्थापित किया जाएगा और 700 मेगावाट की 2 इकाई लगाई गई हैं। विद्युत का उत्पादन 50-50% में एमपी और केंद्र सरकार के बीच में होगा। अगला क्वेश्चन भैया, जनजातीय योद्धा नामक पुस्तक के लेखक, जनजातीय योद्धा पुस्तक के लेखक दोस्त ये हैं आपका रंजना चितले। इसका विमोचन सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था, जो जनजातीय परिदृश्य के संबंध पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हिंदी भाषा प्रयोगशाला कहाँ बनाई जा रही है? भोपाल के अंतर्गत बनाई जा रही है।
याद रखिएगा। पत्रकारिता महाविद्यालय भी आप लोगों का भोपाल में है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला जियो साइंस म्यूजियम बनाया जा रहा है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। मध्य प्रदेश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, किस यूनिवर्सिटी को A++ ग्रेड से सम्मानित किया जा रहा है? जीवाजी यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया जा रहा है, जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत मौजूद है। याद रखिएगा। अभी पटवारी का रिजल्ट आया, तो पटवारी के रिजल्ट में बच्चों का कहना यह है कि जितने भी टॉपर हैं वो सब चंबल से ही निकल रहे हैं और एक ही कॉलेज से निकल रहे हैं। और उस घोटाले में दोस्तों लोगों के नंबर कितने आ रहे हैं? 184, एक भाई के नंबर 184, एक भाई के नंबर 177। भैया ये अंदाजा लगाना मुमकिन है कि इनके नाम कहीं किसी कोचिंग संस्थान पे है नहीं, किसी कोचिंग संस्थान पे नहीं है। अगली बात ये है कि भैया इतने नंबर कैसे आ रहे हैं कि भैया जब 200 नंबर का पेपर है, व्यापम ने हर एक पेपर में, पटवारी की हर एक शिफ्ट में कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो भैया हटाई हैं, 10 से 12 क्वेश्चन तो हटाई हैं। तो क्या इनका मास्टर माइंड, जो ह्यूमन माइंड है, इतना तेज है कि इन्होंने 25 में से 25 जो है आपका जीके में भी लिया है, 25 में से 25 मैथ्स में भी लिया है, 25 में से 25 एमपी में मैनेजमेंट में भी लिया है, 25 में से 25 रीजनिंग में भी लिया है। अरे जब सब में 25 में से 25 आएंगे तो 25 अट्ठे 200, मतलब 7 विषय में इनके जो नंबर हैं 25 में से 25 आए होंगे। इतने महान खिलाड़ी भैया, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और अगर ये बात मैं मान भी लेता तो तब मानता जब पेपर पुराने प्रश्नों के आधार पर, पैटर्न के आधार पर हुआ होता। पुराने पैटर्न के आधार पर अगर पेपर हुआ होता तो मैं मान भी लेता कि भैया कोई व्यक्ति कर रहा होगा 5 साल से तैयारी, 100 नंबर का पेपर है, सब कुछ है, उसने याद कर लिया होगा, बेहतर रणनीति बनाई होगी। पेपर का 4 महीने बाकी थे, उसमें मैनेजमेंट भी पढ़ लिया, उसने जीके भी पढ़ लिया, उसने मैथ्स भी पढ़ लिया, उसने रीजनिंग, अरे कोई सा सब्जेक्ट तो कमजोर होगा उसका। बहुत नाइंसाफी है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड का दर्जा मिला है? तो जीवाजी यूनिवर्सिटी को मिला है। आपका ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के आते हैं। यूनेस्को की सब रीजनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित की गई? ये आपकी आयोजित की गई भोपाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, है ना। आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स तो बहुत सारे बता दूं कि भोपाल फिर कब बना था, भोपाल में क्या है, ये है वो है। अभी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। कब जिला बना था, सीहोर जिले की तहसील था, क्या क्या घूमने लायक उस स्थान है, उसमें सब पढ़ा दूँ मैं इसी में ही, है ना। लेकिन जब आप देखिएगा, मैंने आपको MCQs लगवाए थे, एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करके 10-15 फैक्ट बताए थे आप लोगों को, 10-15 फैक्ट बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहाँ पर देवी अहिल्याबाई लोक बनाने की घोषणा की है? तो महेश्वर में बनाने की घोषणा की है। देवी अहिल्याबाई लोक जो है आप लोगों का महेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनेगा। जितने भी लोक बन रहे हैं, घोषणाएं हो रही हैं, वो सब पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं दोस्त। कालांजलि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है भैया? तो कालांजलि जो महोत्सव है आप लोगों का रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित किया गया है ना। आगे बात करते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी इस तीर्थ स्थान में भी सम्मिलित किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्थली है ना, जन्मस्थली मऊ, उसको जो है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। उस पर भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। आगे बात करते हैं। राज्य स्तरीय जापानी जो लिखा हुआ है, राज्य स्तरीय जापानी इंसेफ्लाइट्स टीकाकरण अभियान कहाँ से स्टार्ट किया गया है?
तो भैया ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किस किस स्थान को शामिल किया गया है, वो सब बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत श्रीलंका के किन धार्मिक स्थानों को शामिल किया गया है। याद रखना, अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जो योजना है देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तीर्थ दर्शन कराने का जो है बेड़ा उठा रही है, जिसमें जो मध्य प्रदेश के सम्मानित बुजुर्ग हैं उनको तीर्थ दर्शन करवाया जाएगा, जो अभी तक भारत में ही चल रहा था, लेकिन अब भारत के बाहरी इलाकों में भी इसका जो है आयोजन किया जाएगा, ले जाया जाएगा, तीर्थ यात्रा करवाई जाएंगी। अब ये हो पाती हैं या नहीं हो पाती, ये साहब के ऊपर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर। चलिए क्या कहा गया है इसमें, अब आगे देखना क्या लिखा हुआ है इसमें। श्रीलंका के किन किन धार्मिक स्थानों को शामिल किया गया है भैया, सीता मंदिर को, अशोक वाटिका को शामिल किया गया है और ओंकार वाट मंदिर को शामिल किया गया है जो कि कंबोडिया में स्थित है। और किस किस को शामिल किया गया है भैया, तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत संत रविदास मंदिर को शामिल किया गया है जो कि वाराणसी यूपी से आता है। इस योजना में अंबेडकर से जुड़े 5 तीर्थों को भी शामिल किया गया है। ये देखिएगा, इस योजना में अंबेडकर से जुड़े तीर्थ को शामिल भी किया गया है। महू सबसे पहले आती है, जन्मस्थली को शामिल किया गया है जो कि महू के अंतर्गत है। शिक्षा भूमि लंदन जो कि लंदन में स्थित है उसको शामिल किया गया है। दीक्षा भूमि जो कि नागपुर में स्थित है इसको भी शामिल किया गया है। महापरिनिर्वाण जो है आप लोगों का दिल्ली को शामिल किया गया, और चैत्य भूमि आप लोगों की मुंबई को शामिल किया गया है। ये सारे के सारे जो आप लोगों के तीर्थ दर्शन योजना में, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किए गए हैं। तो इनसे संबंधित 5 तीर्थ स्थल हैं जो आप लोगों को याद रखना है। अभी क्या है, मुख्यमंत्री जी ने हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन योजना कराने की बात कही है, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा है। अब देख 2023 में आप लोगों को इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष 2023 जो है आप लोगों का राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये कब बनाई गई थी, तो इसमें लिखा हुआ है 2012 में बनाई गई थी। आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है, किन किन को जा सकते हैं, कितनी उम्र है, ये सारी इसमें डिटेल लिखी हुई है। आगे बात करते भैया मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2023, इसका फोटो भी लगा रखा है लेकिन थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है, स्पष्ट तरीके से नहीं दिख पा रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको स्किप कर देते हैं। इसकी सही जानकारी और मैं आप लोगों को इसमें क्या क्या लिखी हुई है वो आगे बताऊँगा। चलिए अब बात करते हैं भैया और क्या क्या खास है। एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खोला जा रहा है, तो खजुराहो के अंतर्गत। याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला, सॉरी एशिया का पहला आप लोगों का जो है एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर एमपी में खुलेगा खजुराहो डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, याद रखने का। अब बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जाम में, तो याद रखना सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। अब उसको कोई मऊ लगाकर मत आ जाना या भोपाल लगाकर मत आ जाना, याद रखना म्यूजियम की बात हो रही है तो म्यूजियम का जो लोकार्पण किया गया है, बनाया गया है, वो सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत बनाया। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में 500 वर्ष पुराना, देखिए क्या लिखा हुआ है, 500 वर्ष पुराना नगर मिला है, याद रखना ओरछा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 500 वर्ष पुराना जो है नगर मिला हुआ है। मध्य प्रदेश से 200 टन महुआ का निर्यात कहाँ किया जाएगा। महुआ से बनती है दारू, शराब, मदिरा, जिसका कई लोग अपने इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए उपयोग करते हैं, है ना, नहीं करना चाहिए दोस्त। मध्य प्रदेश से 200 टन महुआ का निर्यात कहाँ किया जाएगा, लंदन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संत शिरोमणि सेन महाराज के भव्य स्मारक का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो याद रखना भाई साहब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आता है कि भैया भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर है, तो वो भी आप लोगों की कहाँ पर है, बांधवगढ़ में है।
अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संत शिरोमणि सेन महाराज के भव्य स्मारक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो भी बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत किया जा रहा है। पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन देवास डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया गया है और जो है आप लोगों का समारोह वहीं पर मनाया जाता है। 28 से 29 अप्रैल के मध्य में ये समारोह आयोजित किया गया था। पंडित कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन देवास 28 से 29 अप्रैल में किया गया था। अब याद रखिएगा, भगवान परशुराम की विशाल लोक का निर्माण, जैसे अहिल्या लोक बना है, अभी महाकाल लोक बना है ना, वैसे ही उसी की तर्ज पर कई सारे लोक बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। जगह जगह घोषणा की जा रही है, उन सारे लोगों के बारे में बात करेंगे। भगवान परशुराम का विशाल लोक का निर्माण मऊ के जाना पावा में किया जा रहा है। मऊ के जाना पावा से चम्बल नदी भी निकलती है, 965 उसकी लंबाई है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, मेरे को लग रहा है इतने सारे लोग बन रहे हैं एमपी में। महाकाल लोक बन रहा है, अहिल्या लोक बन रहा है, पीताम्बरा लोक बन रहा है, परशुराम भगवान का लोक बन रहा है, और उसके बाद अभी एक हनुमान लोक बन रहा है छिंदवाड़ा में भैया। तो मेरे को लगता है इतने सारे लोक बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, कहीं भगवान को ये ना लगे कि अब हमारे लिए जो है ऊपर जो जगह है ना वो थोड़ी पुरानी हो गई है। सारे के सारे भगवान मध्य प्रदेश की धरती पर आके अब निवास करेंगे, सबके सब। एक चित्रकूट धाम बन रहा है, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ, चित्रकूट में राम वनपथ गमन जो है बनाया जा रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि अब जितने भी सारे हमारे भगवान हैं अब मध्य प्रदेश में आके निवास करेंगे, और बहुत सारी जो स्थली हैं वो मध्य प्रदेश से भी संबंधित हैं, है ना। तो अब मुझे लगता है कि सारे के सारे भगवान यहीं पर मिलेंगे आपको, और ज़रूरी भी है, बहुत अच्छी बात भी है ना। अब फिर भगवान राम से मिलने जाना हो तो चित्रकूट चले जाएंगे, उनका ही लोक है। भोलेनाथ जी से मिलना है तो उज्जैन चले जाएंगे महाकाल लोक में। माता जी से मिलना है तो पीताम्बरा लोक चले जाएंगे। परशुराम जी से मिलना है तो जाना बाहु लोक चले जाएंगे। और हनुमान जी से मिलना है, संकट मोचन हनुमान, उनसे मिलना है तो फिर छिंदवाड़ा चले जाएंगे। तो सारे लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनाने तो सब जगह देख लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ये आ गया भैया, विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया भैया? नई दिल्ली में किया गया है। याद रखना, देखो ये लिखा हुआ है विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका वृहद समारोह, विश्व पशु चिकित्सा का वृहद समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों क्या खास बात है, 29 अप्रैल 2023 को स्थित विज्ञान भवन में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 50 पशु चिकित्सक विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस समारोह में देश के ख्याति प्राप्त पशु चिकित्सक विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा तकनीकी प्रस्तुतिकरण। मध्य प्रदेश की ऑफिशियल जनसंपर्क मंत्रालय की साइट पर से हमने ये निकाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, कैसे पहुंची खतरनाक अमेरिकी मछली भोपाल की भोज झील में? ठीक है, तो याद रखिएगा, चर्चा में रही एलिगेटर गारफिश किस जिले में मिली है? तो राजा भोज झील में मिली है। ये देखिए, इसका जो आप लोगों का माउथ है ये अमेरिका की झील में पाई जाती है सामान्यतः, लेकिन ये भोपाल की झील में मिली है। इसका जो माउथ है वो क्रोकोडाइल, जो आप लोगों के मगरमच्छ होते हैं वैसा जो है मुंह इसका आगे होता है। ये मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मोदी जी ने @20 नेशनल पेंटिंग्स प्रदर्शनी कहाँ शुरू की है? तो उन्होंने की है रविंद्र भवन के अंतर्गत। 21 से 23 अप्रैल के बीच में इसको जो है आयोजित की गई थी। पीताम्बरा माई का महालोक कहाँ बनाया जाएगा? तो दतिया में बनाया जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है पीताम्बरा माई महालोक महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा माँ पीताम्बरा माई महालोक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन किया जाए। मध्य प्रदेश में किसे पहली बार जीआई टैग मिला है? तो भैया चंदेरी की साड़ी को पहली बार 2005 में मिला था।
2005 में चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं उनको मिला था। महेश्वर की साड़ी को 2012 में मिला था और 12 सियोनी साड़ी 2023 को बालाघाट जिले में है उसको मिला था। चलिए, गोंड पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला? तो भैया गोंड जो पेंटिंग है वो डिंडोरी से संबंधित है, उसको मिला है। गोंड पेंटिंग डिंडोरी से संबंधित है। सुंदरजा जो आम है रीवा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 की परेड में निकली झांकियों में से किस विभाग की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो जेल विभाग है। आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश कोहली का हाल ही में निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ को मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया गया था? तो याद रखिएगा, इंदौर शहर में बनाया गया था। और जो संसद भवन है उसका जो आर्किटेक्ट जो है विमल पटेल द्वारा जो बनाया गया था। और लोकसभा की जो थीम थी राष्ट्रीय पक्षी मोर के जो है मोर के पंखों की थीम पर बनाई गई है। राज्यसभा की जो थीम है वो राष्ट्रीय पुष्प जो है आपका कमल की थीम पर बनाई गई है। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है ना। हाल ही में माउंट एवरेस्ट में पर चढ़ने फतेह करने वाले पर्वतारोही किस जिले से हैं? हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाले पर्वतारोही जो है आप लोगों के सतना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आगे बताइए भैया, किस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 200 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं? दोस्तों बांधवगढ़ है। बांधवगढ़ बहुत हाईलाइट है इस साल, याद रखने का। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपको बांधवगढ़ लगता है तो हो सकता है बांधवगढ़ वो आंसर हो, लेकिन तुक्का मत लगाइएगा। बांधवगढ़ से बहुत सारे संबंधित मैंने आप लोगों को फैक्ट यहाँ पर कवर करवाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये देखिए, देवी अहिल्या लोक कहाँ बनाया जा रहा है? पहले ही बता दिया, महेश्वर में बनाया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। किस जिले के श्याम सुंदर दुबे को भारत का 28वां महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, नर्मदापुरम के। नेशनल वाइल्ड लाइफ कांग्रेस एमपी के किस टाइगर रिजर्व में आयोजित की जा रही है दोस्त? ये आप लोगों को याद रखना है, कान्हा टाइगर रिजर्व में, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस जिले के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वरी नाम तीर्थ क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित किया गया है? दोस्त ये दोनों ही आप लोगों का दमोह जिले के हैं। कुंडलगिरी जो आप लोगों का जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है, देखना इसको। किस जिले में हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा? ये भी पहले बता चुका हूँ मैं, छिंदवाड़ा जिले में हनुमान लोक का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, इसका आयोजन 3 से 5 मार्च में किया गया था, भोपाल में किया गया था। थीम क्या थी? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मुख्य अतिथि कौन थी हमारी? द्रौपदी मुर्मू, ये रही हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, नोट पढ़िएगा कि भैया प्रथम धम्म सम्मेलन जो है 22 और 23 सितंबर को 2012 में आयोजित किया गया था। और 7वां जो है अभी आयोजित किया गया है 3 से 5 मार्च 2023 में भोपाल में। थीम नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मुख्य अतिथि द्रौपदी मुर्मू थी। पहला 2012 में सांची विश्वविद्यालय रायसेन के अंतर्गत क्या किया गया था? आप लोगों का आयोजित किया गया था। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले की सुषमा पटेल को भारत की पहली दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की कप्तानी सौंपी गई? दोस्तों ये दमोह डिस्ट्रिक्ट से आती हैं जो पहली बार कप्तानी करेंगी, दृष्टिबाधित वाली। चलिए दोस्त, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। इस सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो देख लेंगे। अगले सेशन में मैं आप लोगों को वो कंप्लीट करवाऊँगा। तो ध्यान रखिएगा, इस सेशन को ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर अपने दोस्तों के साथ में करें, टेलीग्राम से PDF ले लें। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर कभी कल आप लोगों के साथ में इसी समय उपस्थित होऊंगा किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारी क्लासेस फ्री में चल रही हैं। जय हिंद।